हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्रैश कोर्स में। ये क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 10 है और ये हम लोग अभी फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। तो फंक्शन का लेक्चर नंबर 10 है। तो फंक्शन का लेक्चर नंबर 1 से 9 तक का सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे देख सकते हो। जो भी आपका टॉपिक वीक है या जिस टॉपिक में आप अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो वो लेक्चर नंबर 1 से 9 तक का सारा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, आप देख सकते हो जाके। तो आज हम ये जो लेक्चर नंबर 10 है इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का ऑन टू और इनटू मैपिंग। इसके पिछले वाले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 9 में हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का वन वन और मेनी वन फंक्शन डिस्कस किए थे। तो आज डिस्कस करने वाले हैं ऑन टू और इनटू फंक्शन। ठीक है, अगर आप अभी नए आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले आगे जितना भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन टू इनटू फंक्शंस क्या होता है इसका डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कोई जितेंद्र प्रसाद है? हेलो जितेंद्र। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑन टू और इनटू मैपिंग। ठीक है विवेक, कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है, जो भी यहाँ देख रहे हो कॉपी पेन लेके बैठना ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है ये देखना है। तो ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग। अब ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग होता क्या है, आइए ये समझते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए, इफ़ एफ ए टू बी, अगर ए से बी कोई फंक्शन है, अगर ए से बी कोई फंक्शन है सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी is the image of at least one element in A। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर A से B कोई फंक्शन है A से B, तो B में जो कोडोमेन होता है, B में सारा एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब बी में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तब उस टाइप के फंक्शन को ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। अब इसका एरो डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब हो गया। तो अगर ये सेट है ए और ये सेट है बी, सेट ए में मान लेते हैं कि ये कुछ एलिमेंट्स है, सेट बी में भी हम लोग कुछ एलिमेंट ऐसा मान लेते हैं, और इसके बाद सेट ए का सेट बी से रिलेशन है, मतलब एक फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, है ना। जैसा डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन ए। बी का सारा एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट का इमेज जरूर होना चाहिए। ठीक है, ओके। एक तो ये इस टाइप का बना, दूसरा किस टाइप का बना सकते हैं हम? एक सेट ये है ए, ये दूसरा सेट है बी, सेट ए सेट बी, और सेट ए में मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे, और सेट बी में भी मान लेते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं, और इसका ए से बी में एरो दिया हुआ है जो ए का एलिमेंट बी से रिलेटेड उसके लिए। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये जो एरो दिया हुआ है, तो बी में कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं छूट रहा है, मतलब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ऑन टू। जो फर्स्ट वाला है ये वन वन है, ये वाला मेनी वन है। ठीक है, लेकिन बी में कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा, मतलब ऑन टू है। अच्छा, बी क्या होता है? बी होता है पूरा कोडोमेन, है ना। बी होता है कोडोमेन। अगर ऑन टू फंक्शन है तो फंक्शन का जो रेंज होगा वो हो जाएगा कोडोमेन का इक्वल। बोल सकते हैं ना ऐसा कि जो फंक्शन का रेंज है
वो इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा। तो लिख सकते हैं रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया कि ये कंडीशन अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है तो फंक्शन को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग, ठीक है ना। तो अगर रेंज कोडोमेन से लेस होगा मतलब उसका सबसेट होगा, इसका मतलब एलिमेंट छूट जाएगा बी में। अब बी में कोई भी एलिमेंट छूटा, कम से कम एक एलिमेंट छूटा, तो वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑन टू का डेफिनेशन, मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और चेक करना है फंक्शन ऑन टू, तो सबसे पहले फंक्शन का डोमेन फाइंड, ये रेंज फाइंड कर लो, और अगर रेंज कोडोमेन का इक्वल आ गया तो ऑन टू हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया एक ऑन टू। और इसका दूसरा टाइप का फंक्शन है इन टू फंक्शन, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर एन टू का डेफिनेशन लिखेंगे। तो सेकंड है इन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन, ठीक है, इसको नॉट सर्जेक्टिव बोलते हैं, नॉट सर्जेक्टिव मैपिंग, मतलब सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो इन टू फंक्शन क्या होगा? इन टू फंक्शन का डेफिनेशन हो गया कि इफ़, अगर कोई फंक्शन एफ ए टू बी, इफ एफ ए टू बी इज सच दैट at least one element in set B, at least one element in set B is not the image of any element of set A। मतलब बी में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए, बी में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो सेट ए के कोई भी एलिमेंट का इमेज नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया कि सेट बी में एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट छूट जाना चाहिए जिसका कोई इमेज, जो किसी सेट ए का एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो रेंज जो होगा, रेंज वो कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा, है ना। रेंज कोडोमेन का सबसेट हो जाएगा, एक्चुअली बोल सकते हैं प्रॉपर सबसेट, उससे छोटा, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन को बोलेंगे इनटू फंक्शन, मतलब वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसका एरो डायग्राम देख लेते हैं कैसा होगा। इसका एरो डायग्राम, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ऐसा मान लेते हैं सेट ए, सेट बी, और सेट ए में कुछ एलिमेंट ले लेता है ऐसा, सेट ए में कुछ एलिमेंट ले लिए, और सेट ए का सेट बी के एलिमेंट से एरो से रिलेटेड कर रहे हैं ना, एरो से रिलेट कर रहे हैं। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो यहाँ देखिए बी में एक एलिमेंट छूट गया ना, बी में एक एलिमेंट छूट गया, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इनटू फंक्शन हो गया, है ना। तो ये तो देखिए ये जो फंक्शन तो मेनी वन हो गया ना, दो एलिमेंट का सेम इमेज है। और इसका दूसरा तरीका से ही बना सकते हैं एरो डायग्राम हम। दूसरा एरो डायग्राम कैसे बनेगा? ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है ऐसा। तो अब देखिए सेट ए का सेट बी से इस तरीके से फंक्शन है, और यहाँ देखिए बी में एलिमेंट छूट गया ना, बी में एलिमेंट छूट गया तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? ये इनटू फंक्शन हो जाएगा। तो आया बात समझ में इनटू फंक्शन, कि इसका इनटू फंक्शन क्या होगा कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो सेट ए के किसी न किसी कोई भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया इनटू फंक्शन। तो ये हो गया डेफिनेशन ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन का। इसका पिछला लेक्चर में डिस्कस किए थे वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन, ठीक है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाकी जितना भी लेक्चर हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना। तो अब देखिए, अब एक नोट है कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तब वो इनटू नहीं होगा। मतलब लिख सकते हैं इफ़ अ फंक्शन इज ऑन टू देन it cannot be into, and vice versa।
अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, लेकिन अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। मतलब ये दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर होगा, या तो बी में एलिमेंट नहीं छूटेगा या बी में एलिमेंट छूटेगा, यही दो केस हो सकता है ना। ठीक है, तो ये हो गया ऑन टू इनटू फंक्शन, यही इसका थ्योरी हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ये इनटू फंक्शन हो गया जहाँ पर रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। लिख देते हैं ये वाला चीज़, ये वाला बात भी लिख देते हैं कि रेंज जो होगा, रेंज जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। ऐसा होता है तो फंक्शन बोलेंगे इनटू। ठीक है, ये समझ में आ गया थ्योरी ना। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में। तो ये जो ऑन टू इनटू है इसका ग्राफिकल बोल रहा है ना। ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे ना तब हम देखेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसी फंक्शन का, उसके बाद पता चलेगा आपको कि जो रेंज होगा वो कोडोमेन का इक्वल है या उसका प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, यही इसका डेफिनेशन है। ठीक है ना, अभी बहुत सारा मेथड है जिसके जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब अच्छा से पता चलेगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है लेट a इक्वल टू एक्स, जहाँ पे x का जो वैल्यू है ये है -1 से लेकर 1 तक। लेट a इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, चेक। और फंक्शन क्या दिखा, एंड f a टू a एक फंक्शन है, f a टू a एक फंक्शन है, a टू एक फंक्शन है सच दैट f of x इक्वल टू x mod x, such that f of x equal to x mod x। check whether the function fx is onto or not। ठीक, ये फंक्शन है कि एक कोई सेट a है जिसमें -1 से 1 तक है और फंक्शन a टू a है और fx इक्वल टू x mod x दिया हुआ है। चेक करना है फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। मतलब a टू a है, मतलब इसका डोमेन होगा -1 से 1 और को डोमेन भी होगा -1 से 1। ठीक है, अब चेक करना कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। ठीक, तो ऑन टू चेक करने के लिए ये जो फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू x mod x है ना, तो मॉड पहले हम सॉल्व करते हैं, मॉड हटाते हैं। मॉड कैसे हटेगा, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो मॉड x हट जाएगा प्लस x के साथ, और ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कब ऐसा होगा, जब x का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर x नेगेटिव होगा, मतलब -1 से लेकर 0 तक, तब मॉड एक्स ओपन होगा -x के साथ ना। ये मॉड एक्स का डेफिनेशन होता है ना, जो हम लेक्चर नंबर 2 में अच्छा से डिटेल से पढ़ाए हैं। तो मॉड एक्स जो होगा, अगर x पॉजिटिव होगा तो मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ, अगर x नेगेटिव होगा तो मॉड ओपन होगा माइनस साइन के साथ। ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर होगा ना। देखो x इंटू एक्स पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और नेगेटिव x इंटू माइनस एक्स, ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या करेंगे, क्योंकि x का वैल्यू -1 से 1 था, तो पॉजिटिव मतलब 0 से 1 और नेगेटिव मतलब -1 से 0। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो रेंज तुरंत मिल जाएगा, रेंज। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस, और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब पॉजिटिव है 0 से 1 तो ग्राफ कैसा है, एक्स स्क्वायर। पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा है, एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ पे 1 होगा और ये जो एक्स स्क्वायर है ये कैसे होगा, ऐसे ना, ये हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर का। और अब नेगेटिव है -1 से 0, तो यहाँ पे है -1, तो -1 0 तो कर्व इसका कैसे बनेगा नेगेटिव में, ऐसे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला थोड़ा सा फिर से बना देते हैं, ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला फिर से बना देते हैं। ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है पॉजिटिव में, तो कर्व ऐसे।
तो ये जो वैल्यू है, अब देखो इस कर्व से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं y का। जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, x का वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर में, तो क्या मिलेगा 1, मतलब यहाँ पे 1 है, और -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा -1, यहाँ -1 है। मतलब देखो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, -1 से लेकर 1 तक ना, तो y का वैल्यू ही रेंज होता है। तो रेंज जो हो गया वो हो गया -1 से 1, जो किसका इक्वल है, इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन भी -1 से 1 है। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया। जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन आ गया तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। देखो अब तुम बोल रहा कि यू जैसा ग्राफ होगा, ठीक है, यू जैसा ग्राफ। तो देखो ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है वो होता है ऐसे ऐसे, लेकिन इधर इधर जो कर्व बना ना ये वाला, ये पॉजिटिव एक्स के लिए है, ये पॉजिटिव एक्स के लिए है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स के लिए कैसा कर्व है, एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका एक ही पार्ट बनेगा, सिर्फ ये वाला। तो पॉजिटिव एक्स में एक्स स्क्वायर, इसलिए ये वाला बना, ठीक है। लेकिन जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव है तो कैसा है, -x स्क्वायर। और -x स्क्वायर कर्व कैसे बनता है, -x स्क्वायर कर्व ऐसे डाउनवर्ड यू बनता है। इसीलिए जो नीचे वाला पार्ट है नेगेटिव एक्स, मतलब ये वाला फंक्शन का पार्ट है, वही यहाँ पे बना दिए। है समझ में, पॉजिटिव के लिए एक्स स्क्वायर है और नेगेटिव के लिए -x स्क्वायर है, ठीक है। इसीलिए 0 से लेकर 1 तक में ये पार्ट बना और -1 से 0 तक में ये पार्ट बना, ठीक है। तो रेंज हो गया -1 से 1, जो हो गया कोडोमेन का इक्वल, यह फंक्शन हो गया ऑन टू, या फिर इसको बोल सकते हैं सर्जेक्टिव। समझा ना, तुम्हारा कहना सही है, यू होता है कब, जब एक्स स्क्वायर रहेगा तब, और माइनस स्क्वायर क्या होगा, नीचे ना यू बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट f(x) इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, f(x) इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, चेक वेदर f(x) इज ऑन टू और नॉट। चेक करना फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं। ये है f(x) इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डोमेन कोडोमेन नहीं दिया है ना। तो जब डोमेन कोडोमेन नहीं दिया तो क्या लिखेंगे हम लोग जो डोमेन क्या एज्यूम करेंगे, जो इस फंक्शन का डोमेन होगा, नेचुरल डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन होगा जहाँ पे एक्सेस डिफाइन होगा वो हो जाएगा डोमेन, और कोडोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर, ठीक है, कोडोमेन होगा पूरा रियल नंबर, ये एज्यूम करेंगे अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो, ठीक है। अब इसका फंक्शन का बताते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो देखो f(x) इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर होता है क्या, मॉड एक्स, ठीक है। रूट अंडर एक्स स्क्वायर हमेशा मॉड एक्स होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि रूट अंडर -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बोलेंगे, -4 आएगा, रूट कभी नेगेटिव नहीं देता है, इसलिए -4 का मॉड लगाना है, जो भी अंदर उसका मॉड लगाएंगे, तो इसीलिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर तो मॉड एक्स लिखेंगे। अब जैसे ही मॉड आया है तो फिर से हम लोग मॉड हटाएंगे। अब मॉड कैसे हटाएंगे, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर रखेंगे तो मॉड एक्स ओपन का प्लस एक्स के साथ, और ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x। और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो मॉड एक्स होगा -x, ये हो जाएगा 0, ठीक। अब जैसे ये हो गया, डेफिनेशन हो गया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया हम लोग पॉजिटिव में और नेगेटिव में, तो इसके बाद फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, और फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। फंक्शन ग्राफ बनाते हैं तो जब x पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा है, 2x, मतलब y इक्वल टू 2x, और y इक्वल टू 2x अगर स्ट्रेट लाइन होगा ना, और वो कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन होगा y इक्वल टू 2x का, और हम पॉजिटिव x में बनाए ना इसलिए पीछे नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव में बनाएंगे। और जब x का वैल्यू लेस देन 0 है तो y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 मतलब यही एक्स एक्सिस हो जाएगा, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो फंक्शन बन गया, ठीक है ना, जब ये फंक्शन बन गया तो इसका ग्राफ देख के हम रेंज बता सकते हैं,
कि इसका जो y का वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा है। मतलब इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 क्लोज होगा क्योंकि 0 आ रहा है और इन्फिनिटी ओपन। ये जो 0 से इन्फिनिटी आ गया रेंज, अब कोडोमेन क्या होता है कोडोमेन, जब नहीं दिया रहता तो पूरा रियल नंबर। इसका मतलब रेंज जो हो गया वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का। और रेंज कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो, कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये इनटू फंक्शन हो जाएगा, है ना। ये फंक्शन इनटू हो गया। आ रहा समझ में। ग्राफ ड्रॉ करके हम इस तरीके से बहुत आसानी से रेंज फाइंड कर सकते हैं। हाँ ठीक, सही है, 0 से इन्फिनिटी, गुड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, लेट f(x) इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3। ये कोई फंक्शन है और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 से लेकर सेट a तक। तो अब क्वेश्चन है कि फाइंड द सेट a इफ f(x) इज ऑन टू। ये फंक्शन दिया f(x) इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3 और ये 0 से 3 है डोमेन और a है इसका कोडोमेन। और जो कोडोमेन है वो फाइंड करना है कब, जब फंक्शन ऑन टू होगा। फंक्शन ऑन टू है तो सेट a फाइंड करना है। अब फंक्शन ऑन टू है तो क्यों दिया है ऑन टू, और सेट a कैसे फाइंड करेंगे। तो एक चीज़ है कि अगर फंक्शन ऑन टू होता है, ठीक है, अगर फंक्शन ऑन टू होता है तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है ना। मतलब यहाँ कोडोमेन फाइंड करना है, वो किसका इक्वल होगा, रेंज का। मतलब इस फंक्शन का रेंज फाइंड कर देना है। 0 से लेकर 3 तक फंक्शन का डोमेन है तो फंक्शन का रेंज फाइंड करना, जो रेंज आएगा वही हो जाएगा सेट a। ठीक है, तो अब जो जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, पैराबोलिक। अगर x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला और x² कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, लेकिन इसका डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करता है कि ये x एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b² माइनस 4ac, मतलब b² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3। तो ये होगा 4 माइनस 12 मतलब -8, जो लेस देन 0 है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 और a पॉजिटिव, तो कर्व कैसा बनेगा, कर्व इसका बन जाएगा ऐसे अपवर्ड कर्व बनेगा, a पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a कॉमा -d/4a। ठीक है, तो b है -2, तो -b कितना होगा 2, और 2/2a 2/2 1, और -d/4a कितना होगा -d/4a, d है -8 तो -d होगा 8/4 तो 2। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया 1,2। ठीक है, 1,2। तो जब 1,2 है, 0 कहाँ पे होगा, x का वैल्यू 0 यहीं पे, तो यहीं पे हम ड्रॉ कर देंगे y एक्सिस। ठीक है, ये हो जाएगा y एक्सिस, ये हो जाएगा x एक्सिस। अब यहाँ पे 1,2 है तो 3 कहाँ पे होगा, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पे x का वैल्यू 1, यहाँ x का वैल्यू 2, यहाँ x का वैल्यू 3। तो जो डोमेन दिया हुआ है 0 से 3 दिया हुआ है, मतलब 0 से 3 तक ही ग्राफ देखेंगे, 0 से 3 तक ग्राफ देखेंगे। अब इस फंक्शन का जो रेंज आएगा, रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है, सबसे लोएस्ट वाला, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है, जैसे कि 1,2, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। और हम 0 पर वैल्यू फाइंड करेंगे और 3 पर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 0 पर वैल्यू फाइंड करेंगे और 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। जब 0 वैल्यू फाइंड करते हैं तो f(0) इक्वल टू आता है 0 माइनस 0 प्लस 3 मतलब 3, और f(3) का वैल्यू आता है 3² 9 माइनस 6 प्लस 3 तो 6, मतलब ये वैल्यू 6 हो गया, ये वैल्यू 2 है, यहाँ पे जो वैल्यू 3 है। तो देखिए रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से लेकर 6 तक ना। सबसे मिनिमम वैल्यू 2 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है, ये 6 है 3 पर। तो 2 से लेकर 6 तक हो जाएगा इसका रेंज, जो इक्वल टू हो कोडोमेन। तो यही हो गया सेट ए। ठीक ना, फंक्शन ऑन टू दिया हुआ था तो जो रेंज होगा वो कोडोमेन का इक्वल होगा। तो रेंज आ गया 2 से 6 तक, यही हो गया कोडोमेन।
और कोडोमेन क्या था, सेट ए, तो सेट ए मिल गया आसानी से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आप ड्रॉ करने आना चाहिए तभी इसका रेंज फाइंड करना आसान होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट ए इक्वल टू r-3, लेट ए इक्वल टू r-3 और बी जो सेट है वो है r-1, ये सेट बी है। एंड ओके, तो एंड लेट एफ ए टू बी, कोई फंक्शन है ए से बी तक, डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू x-2 बाई x-3, एफ एक्स इक्वल टू x-2 x-3, ये फंक्शन दिया हुआ है। चेक करना है, चेक वेदर एफ एक्स इज ऑन टू और इन टू, चेक करना है और बताना है फंक्शन ऑन टू होगा कि इन टू होगा। करो। तो ए से बी फंक्शन दिया है, ऑन टू इंटू चेक करना है, मतलब फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। अब फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड करेंगे, ये y इक्वल टू लिखा हुआ है, एफ एक्स को y बोलते हैं, तो y इक्वल टू लिखा हुआ है, हम लोग को सॉल्व करके x इक्वल टू लिख देना है और x इक्वल टू लिख के और y का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y इंटू x-3 इक्वल टू x-2, तो ये होगा xy माइनस 3y इक्वल टू x-2। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब ये हो जाएगा xy माइनस x इक्वल टू 3y माइनस 2। तो यहाँ से x इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया 3y माइनस 2 बाई वाई माइनस 1, यह आ गया। अब यहाँ से जैसे हम लोग डोमेन फाइंड करते हैं उसी तरीके से y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, y का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सारा हो सकता है। ऑन टू होगा, ठीक है, तो इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा रियल नंबर माइनस 1 नहीं होगा। जो रेंज आ गया वही है सेट बी का इक्वल, मतलब इक्वल टू कोडोमेन। हाँ सही है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन मतलब ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये हो गया ऑन टू फंक्शन। ये हो क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नोट डाउन करो तब तक, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, ये फिर आगे टॉपिक पढ़ाते हैं। क्या हो गया है? हाँ रुको, ये थोड़ा सा पता नहीं क्या हो गया, लगता है हैंग हो गया है, ऊपर नहीं जा रहा है।
एक सेकंड आ रहा है। हो गया ठीक हो गया। ओके, तो इसका आगे टॉपिक है, तो हम लोग बोल सकते हैं हर श्रीवास्तव हरिओम हरिओम। चलो, तो अब इसका बाद का टॉपिक है 10 अ फंक्शन कैन बी ऑफ these 4 टाइप्स। ठीक है, मतलब फंक्शन अभी तो जितना पढ़े हम लोग, क्या क्या पढ़े हम लोग, 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू। तो इस हिसाब से फंक्शन का 4 टाइप ऐसा हो सकता है। फंक्शन ऐसा 4 टाइप का हो सकता है। क्या क्या टाइप का हो सकता है? तो फर्स्ट में है 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 मतलब इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, और इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों अगर होता है उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव। जो फंक्शन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होता है उसको बोला जाता है बाइजेक्टिव। ठीक है, अब बाइजेक्टिव है तो इसका कैसा एरो डायग्राम बनेगा, कैसा फंक्शन होगा जो फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों होता है। जैसे देखो, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और सेट ए में कुछ एलिमेंट ऐसा ले लेते हैं और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट ऐसा लेते हैं। तो और इसका जो एरो बनेगा, जैसे मान लेते हैं ऐसा इसका एरो बन रहा है। तो ये फंक्शन और 1 है ना, 1 1, क्योंकि सारा का अलग अलग इमेज बन रहा है, सारा एलिमेंट सेट ए का, और बी में कोई एलिमेंट छूट भी नहीं रहा है, तो ये फंक्शन ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये हो गया बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 ऑन टू दोनों रहेगा तो ये हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, सेकेंड 1 1 एंड इन टू। 1 1 एंड ऑन टू था बोला, ये था ये है 1 1 एंड इन टू। अच्छा, 1 1 एंड इन टू है तो क्या इसको बोलेंगे, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव मतलब 1 1, इन टू है तो मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। तो इसका एरो डायग्राम कैसा बनेगा, तो ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और यहाँ से 3 एलिमेंट ले लिए, यहाँ 4 एलिमेंट ले लिए, और इस टाइप से ये फंक्शन 1 1 है ना, सबका अलग अलग सेपरेट इमेज बना है, और बी में एक एलिमेंट छूट गया है ना, तो ये फंक्शन इनटू हो जाएगा। तो 1 1 एंड इनटू हो गया ये वाला। ठीक है, थर्ड एक दोस्त को भी ला रहे हैं ना, बोल रहा है ठीक है लाओ। 3 नंबर है
मेनी वन एंड ऑन टू, मेनी वन एंड ऑन टू, ठीक है। ये मेनी वन एंड ऑन टू क्या, इसको क्या बोलेंगे, मेनी वन है ना, तो इंजेक्टिव नहीं होगा, और ऑन टू है तो सब्जेक्टिव, तो क्या लिखेंगे, नॉट इंजेक्टिव बट, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है लेकिन सर्जेक्टिव है, नॉट नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। तो इसका कैसे बनाएंगे हम लोग, एरो डायग्राम देखो, मेनी वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो मेनी वन होना चाहिए और इन टू होना चाहिए। तो देखो कैसे बनेगा, तो ये फंक्शन मेनी वन है ना, क्योंकि सेट ए का दो एलिमेंट का इमेज सेम है, मेनी का वन, मेनी वन, और बी में कोई एलिमेंट नहीं छूट रहा है, तो ये हो गया ऑन टू, तो मेनी वन एंड ऑन टू, ठीक है। थर्ड टाइप का हो गया। और फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ टाइप का, फोर्थ में होगा मेनी वन एंड इन टू, मेनी वन एंड इन टू, तो क्या इसको बोलेंगे, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ना ही इंजेक्टिव होगा और ना ही सर्जेक्टिव होगा, यही हो गया मेनी वन इन टू। और इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, हाँ, वन वन को ही हम लोग इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। मेनी वन होना चाहिए, इन टू होना चाहिए, जैसे सेट ए है ये वाला, ये सेट बी है, ठीक है, मेनी वन होना चाहिए और इन टू होना चाहिए। तो इसका डायग्राम ऐसे बन सकता है, मेनी वन है ना, क्योंकि दो एलिमेंट का इमेज सेम है, ठीक है, और इनटू इसीलिए क्योंकि बी में एलिमेंट छूट गया है, तो ये फंक्शन हो गया मेनी वन इनटू, इसलिए नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, ठीक। तो ये चार टाइप का ही फंक्शन है, कोई फंक्शन इसी चार में से कोई ना कोई होगा, कोई भी फंक्शन अगर लेंगे इसी चार में से कोई ना कोई होगा, ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल नोट हम बताना चाहते हैं, नोट नंबर 1, if R2R is a polynomial function, if R2R is a polynomial function, इसका ए में है ऑफ इवन डिग्री, अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है इवन डिग्री का, ठीक है, जैसे कि 2 डिग्री 4 डिग्री ऐसा इवन डिग्री है, तो वो जो फंक्शन है वो कभी सर्जेक्टिव नहीं होगा, वो जो फंक्शन है वो कभी सर्जेक्टिव नहीं होगा और न ही कभी इंजेक्टिव होगा। मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री है, इवन डिग्री, देन इट नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब ये बात हम कैसे कह रहे हैं, ये एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, और इवन डिग्री है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है ना, इवन डिग्री है, तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको आप प्रूफ करते हैं हाय अमन, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि ये इंजेक्टिव भी नहीं है और सब्जेक्टिव भी नहीं है, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ बना के देख लेते हैं, देखो एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, अच्छा ठीक है, स्क्वायर ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है यू टाइप का, है ना, तुमको पता है यू टाइप का। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का प्लस 1 ऐड हो जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा, मतलब ग्राफ 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा।
तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा इसका, 1 यूनिट जो ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका कर्व हो जाएगा ऐसे होगा ना, जहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 0,1 हो जाएगा, ये जो पॉइंट है 0,0, तो ये जो ग्राफ बन गया यही ग्राफ बन गया y=x² + 1 का। ठीक है, अब चेक करना है 1 1 है कि नहीं। जब हम ग्राफिकल मेथड नंबर 2 बताए थे लेक्चर नंबर 9 में 1 1 चेक करने का, कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कर्व को 2 पॉइंट पर कट करता है, तो ये 1 1 है क्या, नहीं, तो ये इंजेक्टिव नहीं है। और इसका रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा 1 से ज़्यादा, 1 से इन्फिनिटी। इसका जो रेंज आ जाएगा ये हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये ऑन टू है क्या, नहीं, क्योंकि ये जो रेंज है ये पूरा रियल नंबर जो कोडोमेन दिया हुआ है उसका तो सबसेट है ना, तो ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। मतलब ये फोर्स बोल सकते हैं हम नीदर अच्छा, ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये कैसे जानते हैं ना, देखो x² + 1 है, x² + 1 है। हम लेक्चर नंबर 8 में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बताए हैं, जहाँ पे हम ये बताए हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है y=fx और हम अगर y=fx + 2 का ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर हम y=fx - 2 का ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। फंक्शन में ऐड करेंगे तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। वैसे ही चेक कर लो, अगर 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 पर देख रहे हैं इसमें, तो 0 पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, 0 पे ये पॉइंट होगा। यहाँ पे 0 पे कितना 0 था, इसमें देखो इसमें अगर 1 लेते हैं तो 1 पे क्या आएगा 1, लेकिन इसमें 1 लो ना, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। मतलब हर वैल्यू पर ग्राफ एक ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, और डिटेल से अगर जानना है, बहुत सारा टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो मेरा फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करवाएं, इसलिए करवाए हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, शायद तुम इस लेक्चर में आया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये यहाँ लिख सकते हैं नेदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। नहीं, दूसरा चैप्टर नहीं है, फंक्शन में ही टॉपिक होता है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए हम लेक्चर नंबर 8 में बताए हैं। तो ये देखो हो गया कि अगर कोई फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन है ऑफ इवन डिग्री, देखो नोट 1 का ए नंबर बताएं ऑफ इवन डिग्री, अब नोट 1 का बी नंबर, नोट 1 का बी नंबर ऑफ ऑड डिग्री। अगर ऑड डिग्री होगा, ऑड डिग्री फंक्शन, तो हम पूरा श्योर बोल सकते हैं कि वो जो fx होगा वो सर्जेक्टिव होगा, fx जो होगा वो सर्जेक्टिव होगा, मतलब ऑन टू होगा। बट वी कैन नॉट से अबाउट इंजेक्टिविटी। अगर कोई फंक्शन ऑड डिग्री है तो वो फंक्शन ऑन टू तो होगा, सर्जेक्टिव तो होगा, लेकिन उसका 1 1 या फिर इंजेक्टिविटी के बारे में कोई कमेंट हम नहीं कर सकते हैं। वो इंजेक्टिव हो भी सकता है और इंजेक्टिव नहीं भी हो सकता, वो फंक्शन के टाइप पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन क्या है फंक्शन एक्चुअली में। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं, ये ऐसे हवा में बात नहीं करेंगे, इसका एग्जांपल लेंगे। जैसे एग्जांपल है fx = x³, एग्जांपल है fx = x³। अगर ये फंक्शन है तो ये ऑड डिग्री है ना, ठीक है, 3 डिग्री ऑड डिग्री फंक्शन है, ऑड डिग्री फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ऑड डिग्री इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्यूबिक का पता है ना, क्यूबिक ग्राफ कैसे बनेगा, ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से और ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे, तो ये हो गया y = x³ का कर्व। जब ये कर्व बन गया, अब कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो कर्व को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन 1 1 है। ठीक, और ये इसका जो रेंज आ रहा है पूरा नेगेटिव y भी आ रहा है, पूरा पॉजिटिव y भी आ रहा है, मतलब इसका जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है पूरा रियल नंबर, मीन्स -∞ से इन्फिनिटी तक। तो ये ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू तो श्योर बोल सकते हैं, कोई भी ऑड डिग्री फंक्शन होगा ऑन टू श्योर बोल सकते हैं, लेकिन इसका इंजेक्टिविटी के बारे में ग्राफ ड्रॉ करके पता लगाना पड़ेगा। जैसे ये फंक्शन तो 1 1 हो गया, ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1 1 नहीं होगा,
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ फंक्शन 1 1 नहीं होगा। जैसे f(x) इक्वल टू हम ले लिए x³ माइनस 4x, f(x) इक्वल टू ले लिए x³ माइनस 4x, ठीक है, ऑड डिग्री है ना, पॉलिनोमियल है, ऑड डिग्री है, तो फिर ऑड डिग्री है, इसका जो रेंज होगा पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन 1 1 के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। चलो इसको चेक करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू x³ माइनस 4x, तो क्या करेंगे इसको, इसका देखते हैं। देखो एक मेथड है, मेथड नंबर 3 बताए थे 1 1 चेक करने का, मेथड नंबर 3। अब वो क्या था, फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आया तो 1 1 है, अगर मैक्सिमम मिनिमम आया तो मिनिमम हो जाएगा। तो वही चीज़ करेंगे यहाँ पे, डिफरेंस करते हैं, ये हो जाएगा 3x² माइनस 4, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू तो रियल नंबर है, तो 3x² माइनस 4 जो है वो हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव होगा क्या, नहीं। देखो अगर हम यहाँ लिखेंगे 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4/3, ठीक है। तो यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2/√3 और x माइनस 2/√3। तो अगर जीरो करेंगे तो 2 वैल्यू मिलेगा, जीरो करने से x का वैल्यू आ जाएगा 2/√3 और x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2/√3। मतलब फंक्शन अब हम क्या करेंगे, साइन बनाएंगे किसका, f' का, साइन ऑफ f'। ये दो को पॉइंट मिला, एक हो गया माइनस 2/√3, एक हो गया प्लस 2/√3, ठीक है। अगर 2/√3 से बड़ा कोई वैल्यू रखते हैं x का, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2/√3 से बड़ा रख दो 5, तो 5 पर 5 प्लस 2/√3 प्लस और 5 माइनस 2/√3 प्लस, तो f' का साइन आ रहा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया जाता है ऐसा। तो फंक्शन अगर f' का साइन, देखो ध्यान से, ये पिछले ही क्लास में हम पढ़ाए हैं 1 1 फंक्शन में, मेथड नंबर 3। देखो अगर f' का साइन प्लस से माइनस जा रहा है तो यहाँ पे होगा लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे होगा लोकल मैक्सिमा। और अगर माइनस से प्लस जा रहा है, लेफ्ट से राइट जाने पर माइनस से प्लस जा रहा है तो यहाँ पे होगा लोकल मिनिमा, ठीक। और अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा बनता है तो वो फंक्शन होता है मेनी वन, पूरा क्लियरली अच्छे से हम पढ़ाए हैं, ठीक ना। तो ये फंक्शन हो गया मेनी वन। लेकिन ऑड फंक्शन है, इसका जो रेंज होगा पूरा रियल नंबर आएगा, तो ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, आपको याद रखना है। इसका अगर हम एक रफ डायग्राम बनाना चाहते हैं, रफ डायग्राम f(x) का, ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू x³ माइनस 4x, इसका अगर हम एक रफ डायग्राम बनाना चाहते हैं तो कैसा रफ डायग्राम बनेगा, ये देख लो। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है x³ माइनस 4x, अगर x कॉमन लेंगे तो x² माइनस 4 होगा, तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। ये 3 पॉइंट पे जीरो होगा, एक 0 पे 0 होगा, एक 2 पर 0 होगा, एक माइनस 2 पर 0, मतलब फंक्शन ऐसे आएगा, 0 होगा, फिर 0 ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। ये फंक्शन होता है क्यूबिक x³ माइनस 4x का। तो देख लो इसका रेंज क्या आएगा, रेंज आएगा पूरा रियल नंबर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, तो ऑन टू हो गया ना, ऑन टू हो गया। और देखो यहाँ बना मैक्सिमा और यहाँ बना मिनिमा, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो कर्व को ज़्यादा पॉइंट पर कट करता है, तो 1 1 मेनी वन होगा, इसीलिए मेनी वन ऑन टू। तो ये था नोट नंबर 1 कि अगर कोई पॉइंट है ऑफ इवन डिग्री तो वो कभी भी ना ही इंजेक्टिव होगा ना ही सब्जेक्टिव। अगर ऑड डिग्री होगा तो वो हमेशा सब्जेक्टिव होगा, लेकिन इंजेक्टिव के बारे में कुछ फिक्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक। नोट डाउन कर लो इसको। ओके हो गया ना। तो ये नोट लिखा रहे थे, नोट नंबर 1 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो केस ए केस बी ऐसा ऐसा बना। ओके, सेकेंड नंबर नोट का सेकेंड नंबर,
नोट का सेकेंड नंबर है इफ सेट ए कंटेन n एलिमेंट्स, इफ सेट ए कंटेन n एलिमेंट्स, देन अगर n एलिमेंट है तो कितना कितना कौन कौन सा फंक्शन क्या क्या टाइप का होगा, ये अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला है फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए इज n टू द पावर n होगा। टोटल नंबर फंक्शन फ्रॉम ए टू ए इज n टू द पावर n होगा। ठीक है, ये कैसे होगा देखो बताते हैं। बाबू आ गया था। देखो अगर कोई सेट ए है और दूसरा सेट भी ए है, क्योंकि फंक्शन देखो ए से ए है, ठीक ना। और इसमें कितना एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 ऐसे करके कितना एलिमेंट है, टोटल n एलिमेंट है n। और सेट बी में भी m एलिमेंट है, n एलिमेंट, ठीक ना। सेट ए में n में भी n एलिमेंट है, ठीक है। तो ए टू ए में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना बनेगा, ये अभी फाइंड कर रहे हैं। देखो ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कितना एलिमेंट से कितने तरीके से कंबाइन हो सकता है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो या तो इससे कंबाइन होगा, या फिर इससे कंबाइन होगा, या फिर इससे कंबाइन होगा, ठीक है। तो कितना तरीके से कंबाइन हो सकता है, ये हो जाएगा n वेज, ये हो जाएगा n वेज, n में से किसी से भी कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड एलिमेंट के बारे में क्या बोलेंगे। सेकंड एलिमेंट किससे कंबाइन हो सकता है, n में से किसी से भी कंबाइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं बोला है कि मेनी वन नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मेनी वन हो, वन हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो भी n नंबर ऑफ वेज से कंबाइन होगा। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट वो भी n नंबर ऑफ वेज से कंबाइन हो तरीके से चलते जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया जाता है ना। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, ये पूरा है मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इंटू करना है। तो n इंटू n कहाँ तक, अप टू n टाइम्स। तो ये हो जाए और में n। तो बस आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ये याद रखो कि अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो ए टू ए जो फंक्शन होगा तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएगा n टू द पावर में n, ठीक है। टाइप का है। हाँ ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अब नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन फंक्शन कितना होगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल कैसे होगा ये अब देखो बताते हैं। n फैक्टोरियल कैसे होगा, सेट a है, ये सेट, ये भी a है ना, सेट a है, सेट a है। इसमें भी मान लेते हैं 1 2 3 4 चलते जाए कहाँ तक, n तक। यहाँ भी 1 2 3 4 यही चल जाएगा n तक। अब देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट 1, ये किससे किससे कंबाइन हो सकता है, किसी से भी कंबाइन हो सकता है ना। कितना वेज, n वेज। अब दूसरा एलिमेंट देखो, फंक्शन बोल रहा 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 होने के लिए ये दो एलिमेंट का इमेज सेम नहीं होना चाहिए। मतलब 1 जहाँ पे कंबाइन हो चुका है वहाँ 2 नहीं होना चाहिए। मतलब 2 के लिए अब कितना जगह खाली है, n-1। एक जगह 1 तो कंबाइन हो किसी से भी, 1 कहीं भी कंबाइन हो गया, हाँ एक फिल हो गया ना, कितना बचा n-1। तो 2 के लिए अब n-1 वेज है, 2 के लिए n-1 वेज है। तो दूसरा एलिमेंट n-1 वेज से कंबाइन हो सकता है। इसी तरीके से तीसरा एलिमेंट n-2 से कंबाइन हो सकता है। अब बताओ लास्ट में एक एलिमेंट बचे, उसके लिए एक ही जगह बचेगा ना, 1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 कहाँ तक, इंटू 1 तक। और यही ना होता है n फैक्टोरियल, यही होता है n फैक्टोरियल। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन n फैक्टोरियल।
अब जैसा कि हम बताए थे कि कोई फंक्शन या तो वन वन होगा या फिर मैनी वन होगा, दोनों नहीं हो सकता है, और यही दोनों से कोई ना कोई होगा। तो वन वन फंक्शन n फैक्टोरियल है, तो मैनी वन फंक्शन कितना होगा सोचो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन उसको हम लोग डिवाइड करेंगे वन फंक्शन में और मैनी वन फंक्शन में। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन था n टू द पावर n, जिसमें से वन वन फंक्शन हो गया n फैक्टोरियल। तो क्या हम मैनी वन फंक्शन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो मैनी वन फंक्शन कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से वन वन फंक्शन माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शंस। नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन हो जाएगा टोटल माइनस वन वन फंक्शन, और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल है n टू दी पावर में n माइनस n फैक्टोरियल। ये हो गया, ये हो गया मैनी वन। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, अब देखो ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन भी इसमें बता रहे हैं। तो ऑन टू फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ये बताते हैं, डायग्राम से पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखेंगे। तो ऑन टू फंक्शन होने के लिए वन टू फंक्शन बनाते हैं ना, तो ये सेट ए हो गया, ये भी सेट ए हो गया, दोनों सेट ए है। सेट ए मान लेते हैं 1 2 3 4, n एलिमेंट था ना, n एलिमेंट। और सेट बी में भी 1 2 3 4, इसमें भी n एलिमेंट है। देखो दोनों में एलिमेंट सेम है, दोनों में एलिमेंट सेम है। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि अगर सेट ए का दो एलिमेंट सेट ए का, इसका सेट ए का एक एलिमेंट से कंबाइन होगा, मतलब अगर फंक्शन मैनी वन हुआ, फंक्शन अगर मैनी वन हुआ तो इसमें एलिमेंट छूट जाएगा। अगर फंक्शन मैनी वन हुआ तो इसमें एलिमेंट छूट जाएगा ना, क्योंकि एक एलिमेंट का दो इमेज तो हो नहीं सकता है। अगर एक का वन का दो एलिमेंट दो इमेज हो गया, वन का दो इमेज, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, अगर दो एलिमेंट का इमेज सेम है तो फंक्शन तो होगा। ठीक है, लेकिन अब इधर तो कम एलिमेंट, इधर ज़्यादा एलिमेंट है, कवर करने के लिए एक एलिमेंट का दो इमेज बनना चाहिए, वैसा पॉसिबल है ही नहीं, मतलब इसमें एलिमेंट छूट जाएगा। ठीक है, तो फिर वो ऑन टू नहीं हो पाएगा। मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि फंक्शन ऑन टू होने के लिए वन वन होना पड़ेगा। दोनों में अगर सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट, और फंक्शन को ऑन टू होना है तो ऑन टू होने के लिए वन वन होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑन टू फंक्शन होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, वो इक्वल होगा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का। ये कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, बात समझ में। अगर फंक्शन मैनी वन होगा तो इसमें एलिमेंट छूट जाएगा, वो फंक्शन फिर ऑन टू नहीं बन पाएगा। ऑन टू फंक्शन होने के लिए वन वन होना पड़ेगा। फंक्शन कितना था, n फैक्टोरियल, इसलिए ऑन टू फंक्शन भी हो गया n फैक्टोरियल। जब ऑन टू फंक्शन मिल गया तो जो टोटल फंक्शन होता है वो या तो ऑन टू होगा या फिर इन टू होगा। ठीक है, मतलब पूरा फंक्शन को दो ही कैटेगरी में बांटते हैं, ऑन टू इन टू में से कोई ना कोई एक होना चाहिए। जब टोटल फंक्शन था n टू द पावर n, उसमें हो गया n फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शन, तो नंबर ऑफ इन टू फंक्शन कितना हो जाएगा, जितना मैनी वन था, मतलब n टू द पावर n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये जो केस हो गया, ये केस हो गया जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा, है ना। जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेगा तो जितना नंबर ऑफ वन फंक्शन होगा उतना ही नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे जिसमें हम a और b लेते हैं सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट अलग अलग रखते हैं, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तब तक इतना नोट डाउन कर लो। ओके, ओके, कर लिए नोट डाउन। तो अब देखो, अब क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन में कितना तो ऊपर हो गया था, ऊपर था क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5, इफ सेट ए हैज़ 4 एलिमेंट्स and set B has 2 elements, then 4, then find number of different types of functions. मतलब ये जो चार्ट आपके ऊपर कही ना किए ना हम लोग 1 1 मैनी 1 ऑन 2 इंटू, ये बताना है कि कौन कौन कितना कितना नंबर ऑफ फंक्शन बनेगा। तो अब देखो वेन डायग्राम से बताते हैं, ये एरो डायग्राम से बताते हैं। इसका जो एरो डायग्राम है ये देखो, ए इसमें 4 एलिमेंट है, जैसे मान लिए 1 2 3 4, और जो सेट बी है उसमें 2 एलिमेंट है, जैसे हम मान लिए ए, ये दोनों मान लिए। तो पहले बता दो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा। हाँ सही बताया, 16 सही बताया। देखो फर्स्ट में हम बनाते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर देखो, ये जो 1 है 1 कितना से कंबाइन हो सकता है, 1 दो तरीका से, या तो ए में या बी में। ये कितना से कंबाइन, 2 तरीका से, कोई भी। तो यहाँ 2 के पावर में 4 हो जाएगा, मतलब 16। तो टोटल फंक्शन बन के, ठीक है। सेकंड देखो, हाँ ठीक। अब सेकंड बनाते हैं। सेकंड क्या बनाते हैं हम, पहले बनाते हैं 1 1 फंक्शन कितना बनेगा, 1 1 फंक्शन कितना बनेगा। तो क्या यहाँ पे 1 1 फंक्शन हो सकता है। 1 1 फंक्शन होने के लिए 1 को कंबाइन कर दिए ए से और 2 कंबाइन कर दिए बी से, तो ए में तो एलिमेंट छूट गया ना, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। मतलब 1 1 फंक्शन यहाँ पे हो गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। 1 1 फंक्शन कितना हो गया, 0। जब 1 1 फंक्शन कुछ भी नहीं हुआ तो सब का सब क्या बन जाएगा, मेनी 1 फंक्शन बन जाएगा सब का सब, मतलब 16 का 16 वो फंक्शन बन जाएगा मेनी 1। ठीक, अब ओके, जब ये मेनी 1 फंक्शन बन गया, अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑन टू इनटू। ठीक है, नहीं होगा, गुड। ओके, अब देखो ऑन टू फंक्शन के बारे में क्या बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन मतलब यहाँ पे जो बी में एलिमेंट है 2 गो, वो दोनों का दोनों कंबाइन हो जाना चाहिए। एक सेकेंड, क्या हो गया, हाँ, बी में जो एलिमेंट है वो दोनों के दोनों कंबाइन हो जाना चाहिए। अब देखो ऑन टू फंक्शन बनाना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए इनटू फंक्शन पहले बनाएंगे। इनटू फंक्शन मतलब बी में एलिमेंट छूट जाना चाहिए ना। देखो बी में एलिमेंट छूटना मतलब 2 ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट छूटेगा ना। जब एक ही एलिमेंट छूटेगा तो सब का सब किससे कंबाइन होगा। एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा, गड़बड़ हो गया थोड़ा। हाँ ठीक, तो सब का सब ए से कंबाइन होगा, सब का सब ए से कंबाइन होगा, तभी ना फंक्शन बनेगा इनटू। एक तो ये तरीका हो गया, या फिर सब का सब बी से कंबाइन हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख दिया 1 2 3 4, यहाँ पे ए बी, और सबका सब बी से कंबाइन होगा। मतलब देखो 2 ही फंक्शन बना इनटू। अगर इनटू बनाना है तो बी में एलिमेंट छूटना चाहिए, बी में 2 ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट छूटेगा, है ना, दोनों छूट नहीं सकता, फंक्शन बनेगा ही नहीं। तो इनटू फंक्शन कितना हो गया, 2 ही हुआ। तो जब टोटल फंक्शन 16 है, 2 इनटू हो गया, तो ऑन टू कैसे क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा 14। तो पहले लिख देते हैं इनटू फंक्शन हो गया 2, तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा 16 - 2 मतलब 14। ये बात समझ में आया ना, कि हम इसके पहले जो रूल बताए थे एन के टर्म में, वो था दोनों में सेम, ये दोनों में सेम था, तो कौन सा फंक्शन कितना होगा। यहाँ देखो दोनों में सेम नहीं है, ए में 4 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है। तो बना देते हैं एरो डायग्राम। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। सेट ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। सेट बी में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। बताओ तो इसमें टोटल नंबर आएगा,
टोटल नंबर फंक्शन कितना बनेगा, एलिमेंट ए है, किससे कितना से कंबाइन होगा, चारों से किसी से भी, दूसरा भी चारों में से किसी से भी, तीसरा भी चारों में से किसी से भी, तो टोटल नंबर फंक्शन हो जाएगा 4 टू द पावर बी, मतलब कितना 64। तो टोटल नंबर फंक्शन बनेगा 64। अब इसमें से 1 फंक्शन कितना बनेगा, बनाना है 1 फंक्शन, तो 1 फंक्शन कितना बनेगा, देखो 1 फंक्शन बनाने के लिए ये जो a है 1 है, ये तो ठीक है 4 से कंबाइन होगा, एक फिल हो गया। 2 से के लिए कितना स्पेस बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, और 3 के लिए कितना बचा हुआ है, कोई 2 ही बचा है। तो 1 फंक्शन जो होगा वो होगा 4 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 24। जब 1 फंक्शन आ गया 24, तो मेनी वन कितना हो जाएगा, तो मेनी वन हो जाएगा टोटल माइनस 24, 64 माइनस 24, ये हो जाएगा 40। तो 40 हो जाएगा मेनी वन फंक्शन। ठीक है, देख लो 1 फंक्शन बनाना है 1 फंक्शन, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, ये कंबाइन हुआ चारों से किसी से भी, 4 तरीका। 2 के लिए 3 ही जगह बचा रहेगा, और 3 के लिए 2 ही जगह बचा रहेगा, इनटू कर देंगे ऐसे। तो ये हो गया 1 और मेनी वन। ठीक, अब बनाते हैं ऑन टू फंक्शन। अच्छा, अब देखो ऑन टू फंक्शन होने के लिए 12 एलिमेंट कंबाइन होना चाहिए ना। अब बी में 4 एलिमेंट है, सारा एलिमेंट कंबाइन तभी हो पाएगा जब सेट ए का एक एलिमेंट का 2 इमेज होगा ना, क्योंकि अगर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा तब तो वो 1 2 नहीं हो पाएगा, बी में एलिमेंट छूट जाएगा। तो बी का सारा एलिमेंट कंबाइन होने के लिए नहीं, फैक्टोरियल नहीं लेना है, इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से बनाना है, ये ध्यान देना है। इस तरीके से जैसे हम बना रहे हैं ना वैसे बनाना है, कोई फिक्स रूल नहीं इसके लिए, फिक्स रूल उसी के लिए है। हाँ, तो अब देखो, हाँ यहाँ फंक्शन नहीं बनेगा, गुड, यहाँ ऑन टू फंक्शन होगा 0। तो जब ऑन टू फंक्शन 0 होगा तो सब का सब क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन, मतलब पूरा 64 जो फंक्शन का सब हो जाएगा इनटू फंक्शन। आ गया समझ में अच्छे से? ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे, इस तरीके से। तो आप देखो तीनों चीज़ बताए हैं, एक तो दोनों में जब नंबर ऑफ में सेम रहेगा तब बताए हैं, ए में बी से ज़्यादा बी में कम, ए में कम बी में ज़्यादा, ये तीनों तरीका बता दिए ना। तो ये इस टाइप का ये जो चीज़ है याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये कैसे कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, जब ए में और बी में नंबर ऑफ में सेम रहेगा और सेम नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ऑन टू इंटू फंक्शन पे, जो ऑन टू इंटू चल रहा था उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये तो नोट करवा रहे थे ना, नोट था, सेकेंड नंबर नोट, ये फर्स्ट नंबर नोट है ना, ये नोट था 1 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इफ नहीं, फाइंड द लीनियर फंक्शंस, फंक्शन या फंक्शंस, फाइंड द लीनियर फंक्शन विच मैप द इंटरवल 0 से 2 ऑन टू 1 से 4, 0 से 2 ऑन टू 1 से 4। ठीक है, देखो ये वाला चीज़, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ ऑन टू, ठीक है, मतलब 0 से 2 डोमेन है और 1 to 4, 1 से लेकर 4 को डोमेन है। और फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, और फंक्शन कैसा है, लीनियर फंक्शन है ना। तो देखो जब लीनियर फंक्शन कोई भी फंक्शन होता है तो हम लोग फंक्शन को अज्यूम करते हैं कि सबसे सिंपल लीनियर फंक्शन क्या होता है, ax प्लस बी। ठीक है, सबसे सिंपल लीनियर फंक्शन हो गया ax प्लस बी। हाँ ठीक है, तो अब देखो जब लीनियर फंक्शन हो गया एक्स प्लस बी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको
देखो बनाते हैं इसको, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, ये कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा ए। ठीक है, देखो अच्छा समझना। हाँ ठीक है, अगला क्लास सिर्फ क्वेश्चंस होगा, एडवांस लेवल क्वेश्चंस होगा अगले क्लास में, लेक्चर नंबर 11 में। ठीक है, ये हम पहले से ही सोच के रखे हैं। देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू ए हो गया। अब ए तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव नहीं पता ना, तो यहाँ पे केस मान के चलते हैं। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर ए पॉजिटिव होगा तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाएगा। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा ना। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग बना, फंक्शन अगर इंक्रीजिंग बना, जैसे मान लेते हैं ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, तो x का लोएस्ट वैल्यू पर लोएस्ट वैल्यू मिलेगा y का, और x का ग्रेटर वैल्यू पर y के ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है, जब इंक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 होगा एंड एफ ऑफ 2 इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, जब एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 है तो रखते हैं फंक्शन एफ एक्स था ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स था एक्स प्लस बी, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 रखते हैं 0, रखेंगे 0 तो हो जाएगा b, तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा। और एफ ऑफ 2 मतलब 2a प्लस बी, ये इक्वल टू 4, अब b का वैल्यू 1 रख देंगे तो 2a प्लस 1 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू आ जाएगा 3/2। तो a और b का वैल्यू मिल गया ना, a और b का वैल्यू मिले तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन था x प्लस बी, मतलब 3/2x प्लस 1, ये एक फंक्शन हो गया। ठीक, अब सेकंड केस देखो, अगर a का वैल्यू लेस देन 0 लेंगे तो एफ डैश एक्स था a, तो एफ डैश लेस देन 0 आ जाएगा। अगर एफ डैश लेस देन 0 होगा तो फंक्शन कैसा बन जाएगा, डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग बना, ऐसा फंक्शन डिक्रीजिंग बना, एक फंक्शन का डिक्रीजिंग बनेगा तो x का लोएस्ट वैल्यू फंक्शन ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा, और x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो फंक्शन कम होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू 0 पर 4 होगा और फंक्शन का वैल्यू 2 पर 1 होगा। फंक्शन का वैल्यू 0 पर ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा और 2 पर लोएस्ट वैल्यू मिलेगा। ठीक है ऐसा। अब ये दोनों से फिर से दो इक्वेशन बनेगा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू 4, एफ ऑफ था एक्स प्लस बी, तो b इक्वल टू 4 आ गया, और एफ ऑफ 2 इक्वल टू 1 मतलब 2a प्लस बी इक्वल टू 1, b का वैल्यू 4, 2a प्लस 4 इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू -3, तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू -3/2। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा एक्स प्लस बी, मतलब -3/2x प्लस 4। इसीलिए ये दो टाइप का लीनियर फंक्शन बनेगा, जो 0 से 2 को, 0 से 2 से 1 to 4 में ऑन टू फंक्शन होगा। यही दो लीनियर फंक्शन होगा, यही दो हो गया फंक्शन, 3/2x प्लस 1 और -3/2x प्लस 4। ठीक है, समझा ना ये वाला। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, लेट एफ डी से डोमेन से पूरा रियल नंबर है, डोमेन है ये पूरा रियल नंबर है, और डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, एक्स माइनस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट। तो क्या करना है इसमें, फाइंड डोमेन, डी है ना, मतलब डोमेन नहीं दिया, डोमेन फाइंड करना, फाइंड डोमेन, रेंज एंड टाइप्स ऑफ मैपिंग। डोमेन फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है एंड टाइप्स ऑफ मैपिंग, कैसा फंक्शन बनेगा चारों टाइप में से, 1 1 ऑन 2 वगैरह वगैरह ये बताना है। ठीक, करो, ट्राई करो।
ओके देखो, डोमेन फाइंड करेंगे ना, देखो कॉट इन्वर्स है। अब कॉट इन्वर्स है मतलब कॉट इन्वर्स फंक्शन ऑलवेज डिफाइन होता है, मतलब पूरा रियल नंबर के लिए कॉट इन्वर्स फंक्शन डिफाइन होता है। और सिग्नम फंक्शन भी ऑलवेज डिफाइन होता है पूरा रियल नंबर के लिए, तो यहाँ से तो पूरा रियल नंबर आ गया। सेकंड वाला साइन इन्वर्स है, तो साइन इन्वर्स जो है उसके अंदर -1 से 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा इसको लिख सकते हैं हम GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट को लिखेंगे GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हो गया साइन इन्वर्स के अंदर है, तो इसका वैल्यू होगा -1 से लेकर 1 तक, तभी तो साइन इन्वर्स डिफाइन होता है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू -1 से 1 तक होगा तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, x का वैल्यू हो जाएगा -1 से लेकर 2 तक, है ना। और 2 में यहाँ देखो क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा, क्योंकि x का वैल्यू 1.9 होगा ना, तो बॉक्स कितना बन जाएगा, 1 पे आके अटकेगा, तो x का वैल्यू हो गया -1 से लेकर 2 तक। x का वैल्यू -1 से 2 तक, और इसमें यहाँ रियल नंबर मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, यही हो जाएगा डोमेन, क्योंकि फर्स्ट वाला तो ऑलवेज डिफाइन है और सेकंड वाला डिफाइन होने के लिए x का वैल्यू -1 से 2 तक होना चाहिए, तो डोमेन हो जाएगा -1 से लेकर 2, -1 में क्लोज और 2 में ओपन, ठीक, ओके। अब जैसे -1 से 2 हो गया, -1 से 2, तो यहाँ जो सिग्नम फंक्शन है, अब देखो सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, सब हम लेक्चर नंबर 2 में बता दिए हैं। सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन हो गया कि ये 1 होगा कब, जब x पॉजिटिव होगा, ये 0 होगा जब x 0 होगा, ये -1 होगा जब x नेगेटिव होगा। तो देखो -1 से 2 तक जो वैल्यू है, पहले हम -1 से 0 लेते हैं, -1 से 0 लेते हैं, तो -1 0 लेंगे तो कॉट इन्वर्स -1 आ जाएगा ना, नेगेटिव है ना, नेगेटिव, तो पूरा फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, देखो तो यहाँ आ जाएगा साइन इन्वर्स, जब हम -1 से 0 लेंगे तो बॉक्स कितना देगा, -1 देगा ना, -1, तो -1 से 0 में जो फंक्शन है उसका वैल्यू क्या क्या आ जाएगा। अच्छा कॉट इन्वर्स -1 का वैल्यू क्या होगा, कॉट इन्वर्स -1 का वैल्यू 3π/4, कॉट इन्वर्स -1 का वैल्यू होगा 3π/4 प्लस, और साइन इन्वर्स -1 का वैल्यू -π/2। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/4 आएगा ना, ठीक, ओके। अब लेते हैं 0 से लेकर 1 तक। अच्छा अब x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, 0, क्योंकि 0 पर सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, तो 0 लेकर देखते हैं। तो जब हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, एग्जैक्ट 0, तो क्या हो जाएगा, कॉट इन्वर्स 0 प्लस साइन इन्वर्स 0, और कॉट इन्वर्स 0 का वैल्यू होता है π/2 और साइन इन्वर्स 0 0 होता है, तो ये कितना आ गया, π/2, ठीक ना। इसके बाद देखो ये तो 0 पे हो गया, उसके बाद फंक्शन का वैल्यू हम लेते हैं हम 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक। जब 0 से 1 तक लेंगे पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन क्या आ जाएगा, 1 ना, तो फंक्शन का वैल्यू देखो कॉट इन्वर्स 1 प्लस, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है 0 से 1 तक वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ आ जाएगा साइन इन्वर्स 0, तो कॉट इन्वर्स 1 का वैल्यू π/4 प्लस 0, तो ये आ गया π/4, ओके। अब देखो ये तो 0 से 1 तक हो गया, अब x का वैल्यू लेते हैं हम 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 1, लेकिन जो बॉक्स होगा वो कितना आएगा, 1, तो कॉट इन्वर्स 1 का वैल्यू π/4 और साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू π/2, तो ये आ जाएगा 3π/4। देखो रेंज क्या आ जाएगा, रेंज आ गया, एक तो π/4 आया, फिर π/2 आया, देखो -1 से 0, ये हम मान लेते हैं -1, ये 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे लेते हैं π/4, यहाँ पे लेते हैं π/2, यहाँ लेते हैं
3π/4। ठीक है, तो जब -1 से 0 है x का वैल्यू, तो ग्राफ का फंक्शन का वैल्यू क्या है, -0 में π/4 है ना, तो यहाँ -1 से 0 में π/4 पे ऐसे ग्राफ बना देते हैं। ठीक, 0 से 1 में देखो, अच्छा 0 पे π/2 है, तो 0 पे यहाँ पे होल हो जाएगा, 0 पे एक्चुअली π/2 पहुँच गया। 0 से 1 में जब 0 से 1 लिए तो क्या आ गया, π/4, तो 0 से 1 में π/4 ऐसे। 1 पे क्या है, अच्छा 1 से लेकर 2 तक 3π/4 है, 1 से लेकर 2 तक 3π/4 है, यहाँ पे ऐसा होल 1 से 2 तक 3π/4 है ऐसे। तो ये फंक्शन का कर्व बन गया। अब ये फंक्शन कर्व बन गया तो ये चेक कर सकते हैं कि फंक्शन 1 है कि मेनी 1 है। देखो x का वैल्यू यहाँ पे या फिर x का वैल्यू यहाँ, कोई भी 2x का वैल्यू लेंगे तो फंक्शन का वैल्यू सेम आ जाएगा। मतलब -1 से 0 में x का बहुत सारा वैल्यू होगा ना, जिसका वैल्यू π/4 होगा, तो फंक्शन 1 हो पाएगा क्या, नहीं, ये फंक्शन हो जाएगा मेनी 1। ठीक है, अब इसका रेंज देखो, इसका रेंज तो क्या आ रहा है, 3 ही एलिमेंट आ रहा है ना, 3 ही एलिमेंट आ रहा है, जबकि इसका जो रेंज होगा कोड डोमेन पूरा रियल नंबर है ना, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा इनटू फंक्शन। ये फंक्शन कैसा हो गया, मेनी 1 और इनटू हो गया। ठीक है, तो लगता है लाइट नहीं आएगा, ये फ़ोटो नहीं दिख रहा है, तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस करेंगे उस क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू कल क्वेश्चन करवाएंगे सिर्फ। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं क्लास। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा जो फंक्शन है सबका लिंक दिया हुआ है, आप जाओ उसे अच्छे से देखो जो जो टॉपिक तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलो बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।